बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपीलों पर समाअत हुई। पीटीआई के वकील और चीफ जस्टिस के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। सैयद मुस्तफीन काज़मी ने कहा कि यह गैर कानूनी बेंच है, सुप्रीम कोर्ट बार का इस केस से क्या ताल्लुक है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बैरिस्टर अली जफर साहब, यह क्या हो रहा है? अगर ये नहीं बैठते तो हम पुलिस को बुला लेते हैं। सैयद मुस्तफीन काज़मी बोले, बुलाएं आप पुलिस को और आप कर भी क्या सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तमीज से बात करें, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। सैयद मुस्तफीन काज़मी दोबारा रोस्ट्रम पर आए, कहा यह 5 रुकनी बेंच गैर कानूनी है, हम देखते हैं फैसला कैसे होता है। हम 300 वकील बाहर खड़े हैं। चीफ जस्टिस ने अली जफर को मुखातिब करके हुए कहा कि अली जफर साहब, ये सब हमें धमका रहे हैं, और सैयद मुस्तफीन काज़मी को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया और केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। आर्टिकल 63A तफसीली फैसले से मुतालिक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक तफसीली फैसला 14 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा कि तफसीली फैसले के इंतजार में नजरसानी करने में ताखीर हुई है, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि आम बंदे का केस होता तो बात और थी। क्या सुप्रीम कोर्ट बार को भी पता नहीं था कि नजरसानी कितनी मुद्दत में दायर होती है? शहजाद शौकत ने अपने दलाइल में कहा कि मुफाद आमा के मुकदमात में नजरसानी की ताखीर को नजरअंदाज किया जा सकता है। मुफाद आमा के मुकदमात को जल्द मुकर्रर भी किया जा सकता है। नजरसानी 2 साल से समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं होती थी। और इसमें उन्होंने अली जफर साहब जो है, उन्होंने बयान दिया कि मैं पहले दिन से एक बयान दे दूं कि अली जफर की इस्तदा थी कि बोले नजरसानी दरखास्त ताखीर से दायर हुई, इसलिए मुकर्रर नहीं हुई। अदालत में बयान नहीं, गुजारिशात सुनते हैं। बयान देना है तो 7 वाली इमारत पार्लियामेंट में जाकर दें। आप बताएं, नजरसानी फैसले के खिलाफ होती है या वजूहात के खिलाफ? दौरान समाअत चीफ जस्टिस के रिमार्क सामने आए, और इसमें बैरिस्टर जो चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, उन्होंने कहा कि मुजव्वजा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने वकला का एहतजाज जारी है और आइन में गैर कानूनी तरामीम की जा रही हैं। अदलिया को तकसीम करने की जब भी कोशिश की गई, वकला बाहर निकले। हम आइन की सरबुलंदी और आजाद अदलिया चाहते हैं। सलमान अकरम राजा बोले, अपील करता हूं तारीख के अहम मोड़ पर हक और सच का साथ दें। आइन में तरमीम का मकसद काला कानून और कठपुतली अदालत बनाना है। मुल्क में आइन रहेगा ना कानून। इसी वाले से लतीफ खोसा साहब ने कहा कि आइन पर शब खून मारा जा रहा है, पहले भी खून देकर अदलिया को आजाद कराया था, अब भी कराएंगे। इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने, माहिर कानून हैं, सीनियर वकील हैं, बैरिस्टर हैं, और हमारे साथ मौजूद होंगे खुरम शहजाद वेग साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। एतजाज एहसन साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। सर, किस तरह से देखते हैं ये तमाम मामला जो सामने आ रहा है? अदलिया और वकला आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं कि माजी में भी शब खून मारा गया, हमने खून देकर आजाद अदलिया के लिए जंग जारी रखी, अब भी जारी रखेंगे। आप किस तरह से देखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? ये अदलिया तो मैं नहीं कहूंगा, अदलिया का एक सेक्शन है जो कि मुखालफत कर रहा है वकला की डिमांड्स की और मुतालबात की। और ये मैं तो 5 साल से कह रहा हूँ जी, साकिब निसार से पहले कहना शुरू किया है मैंने, और बरमला कह रहा हूँ कि अदलिया तकसीम हुई हुई है, अदलिया ऊपर बहुत दरार आई हुई है, और इसको हमें कुछ चाहिए कि इसकी लिए कुछ करें, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। और अब वो दरार बिल्कुल फट गई है और वो 2 हिस्से हो गए, और उनमें गवर्नमेंट की बदकिस्मती है कि गवर्नमेंट को 2 ऐसे लोगों ने इन इलेक्शन मैटर्स में और ये जितने मामलात कानूनी और आईनी खड़े हो रहे हैं, इनमें 2 खासे मुत्तसब और नाअहल ही कहना चाहिए, तकरीबन यही लफ्ज बनेगा, लोगों से उनकी गवर्नमेंट की सहूलतकारी करने में मामूर है। एक इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर,
वो जो काम करते हैं उल्टा करते हैं, और एक हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं जो काम करते हैं वो उल्टा पड़ता है, और ये इनके लिए बड़ी ये दुश्वारी हो रही है, हुकूमत के लिए भी ये पैदा करते जा रहे हैं और दुश्वारियां। अब काजी साहब को क्या जरूरत थी कि पहले अली जफर को खुद बुलाया उन्होंने रास्टर पे और फिर उसको बोलने ना दिया। तो सकलैन काजमी साहब का यही तो शिकवा है ना कि मुझे बुला के भी और फिर बोलने ना दिया, फिर खुद ही बोलते रहे। तो ये एक उनको ज्यादा बोलने की जो आदत है वो उनको नुकसान ही पहुंचाती है हर दफा। उन्होंने जो ये अपनी तरफ से तो खोले थे मीडिया के लिए, ओपन कर दिया था अदालत की कार्रवाई को, एक अच्छा काम किया था, पर उनके ख्याल में ये था कि वो उनकी अपने जो बयानात होंगे वहां से और उनके अपने अफकार रोशन जो है बयान किए जाएंगे, वो जब लोगों तक पहुंचेंगे तो सब पे सख्ता तारी हो जाएगा। लेकिन आपने अपने अकवाले जरी को इतना ज्यादा पेश किया कि लोग खुद तंग आ गए। तो अब इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ी इस वक्त मैंने कुछ अरसे से ये मैं तवक्को कर रहा था कि इस मामले में वकला अब आ जाएंगे। इस वकला को देर क्यों लगी, इसलिए कि शहजाद शौकत साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं और जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के, दोनों गवर्नमेंट के हिमायती हैं और इसलिए जरा देर लगी। वो एक जजों के ग्रुप से के साथ भी मुंसलिक है जो जजेस काजी फैज ईसा को सपोर्ट करते हैं, पर काजी साहब ने आज एक बड़ी मुश्किल में अपने आप को भी डाल दिया है और सारे उस मामले को जिसमें कि लोग ये समझते थे कि लोग डर और खौफ से घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, वो काफी तादाद में वो निकले भी हैं और वकलाक ने एक पेशकदमी जो आज की है उससे सूरत हाल काफी बदलने का इम्कान है। अच्छा एतजाज साहब, इस पे एक चीज और है, जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने इस्तिफसार किया अली जफर साहब से। उन्होंने कहा कि क्या माजी में यहाँ पर सीनियरिटी बेस पे बेंच बनते रहे हैं, आपने बार की जानिब से कभी शिफाफियत की कोशिश क्यों नहीं की है? तो वो तो ये कह रहे हैं कि माजी में भी सीनियरिटी बेस पे बेंच जो है वो नहीं बनता रहा। नहीं, यही तकलीफ, यही गिला, यही शिकवा बड़े जोर शोर से करते रहे हैं काजी साहब उमर अता बंदयाल साहब से, यही शिकवा करते रहे, बिल्कुल करते रहे। और वो माजी में सीनियर तो थे काफी, इजाजुल आसन साहब और मुनीब साहब भी सीनियरिटी में तो ज्यादा नीचे नहीं थे, लेकिन वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जब उनको साथ बिठाते थे तो ये एक एतराज अमूमी तौर पे होता था कि एक ही बेंच 3 मेंबर्स का क्यों सारे इम्पोर्टेंट केसेस सुन रहा है। काजी साहब ने ना सिर्फ ये किया कि वो एक ही बेंच अपनी चॉइस का दिया है, और दूसरा ये कि वो उस बेंच में भी जूनियर मोस्ट जजेस को, जज साहब को कम अज कम उन्होंने एक को तो रखा है। तो ये उनपे तो खुद वही एतराज बड़ी सख्ती से लगता है जो एतराज वो खुद करते रहे। तो उनको काजी साहब को तो एहसास होना चाहिए था कि इस तरह नहीं करना चाहिए। अब काजी साहब के लिए जितना आज उनके अदालत में ही जितनी हो गई है टेंशन, और जिसमें से उन्होंने कोई उसको कम करने की कोशिश नहीं की। वो जब आए थे मुल्ला लोग तो उन्होंने उनके आगे तो बिल्कुल ही झुकते जा रहे थे। तो अब भुकना भी इसी वो भी देखते हैं कि ये चीफ जस्टिस साहब जो है ये बना देते हैं बुनियादी तौर पे हुकूमत की कि पुलिस को बुलाओ, पुलिस के हवाले कर दूंगा।
और वो खुद इतनी ज्यादा पोजीशन नहीं लेते। ये काजी साहब ने आज बहुत कमजोरी दिखाई है और इन्होंने सारी लेके चलना है सारे सिस्टम को। इनकी ख्वाहिश है वो चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लगने की, और अब मुश्किल होता जा रहा है कि इनकी कोई वकार और तो होना चाहिए ना बंदे का, जो उसको उस आला अदालत में जाने की उम्मीद रखता है और तवक्को रखता है। अच्छा एतजाज साहब, माजी में हमने देखा कि अदालती ओवरस्टेपिंग का मामला हो या जुडिशियल जो है उसको एक्टिविज्म का मामला हो, एक मसला रहा है पाकिस्तान में। तो अभी ये जो मामला चल रहे हैं आईनी अदालत के कयाम से, क्या इसकी जमानत है कि ये तमाम चीजें जो हैं सेक्शन 13A कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस तरह के मुतनाज़े फैसले जो हैं वो सामने नहीं आएंगे, और कितनी अशद जरूरत है आईनी अदालत की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक? देखिए, जरूरत है या नहीं है, अव्वल तो हो सकता है ये कोई ऐसी मायूब बात नहीं है, पर इस पे मैं समझता हूँ कि सेर हासिल बहस होनी चाहिए। ये एक रातों रात ये नहीं है पास करने की बात, और इस पे बहस होनी चाहिए, 6-7 महीने बहस होनी चाहिए। वो जो थी 18वीं तरमीम जिसने वफाक को बड़ा स्टेबलाइज किया और बहुत सारे काम किए, अगर 19वीं तरमीम ना होती तो अदालत के भी अपनी जगह मकाम पे उसमें रखा गया होता था 18वीं तरमीम में। तो वो जो 18वीं तरमीम थी उस पे एक कमेटी ने, जॉइंट कमेटी ने, जो दोनों ईवानों की सेनेट और कौमी असेंबली की मुश्तरका कमेटी थी, उसने कोई 1 साल तकरीबन उस पे डिलिब्रेशन की, बहस की, गौर किया, हर लफ्ज को देखा, हर लफ्ज को तोला, नापा और फिर पास की। मेरा बुनियादी तो एक गुजारिश इस बारे में ये है कि जब भी ये हाउसेज में आए, ईवानों में आए, तो इसको फिर खूब सैर हासिल बहस हो। जी। अच्छा एतजाज साहब, आखिर में आपसे जो है वो ये जानना चाहूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में देखा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वकला जो है उनसे खिताब किया बलूचिस्तान में। उन्होंने कहा कि माजी में 1973 को मद्देनजर रखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1973 का आइन बहाल किया। फिर उन्होंने कहा कि बेनजीर शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा जो है उन्होंने 30 साल जद्दोजहद जो की वो जमहूरियत के हवाले से की। फिर उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो साहब का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कानून की और आइन की पासदारी के लिए जद्दोजहद की और उनको जो है वो इसी काले कानून के तहत या इसी तरीके से उनको फांसी पर लटका दिया गया। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यह कहा जा रहा है कि माजी में अगर यह था तो शक व शुबहात तब भी थे। 1971 की बात की जाती है, शोएब शहीन साहब कल मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि 1971 वाला मामला भी उसमें जेर बहस आता है। अगर माजी में जिद्दोजहद की गई है तो अभी ये गैर जमहूरी गैर आईनी इकदाम में क्यों साथ खड़े हैं? देखिए, क्या पीटीआई का मौकफ है इसमें, क्या हमारा मौकफ है इसमें, कोई हमारा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता जी। लेकिन तारीख जिंदा है और जिंदा तारीख बताती है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को बाकायदा शहादत हुई और एक आमिर ने और जुडिशरी के साथ मिल के उन पे झूठा केस बनाया। ये तो 45 साल बाद खुद अदलिया ने, जो कि कोई हमारी हिमायती नहीं है, उसने ये तस्लीम कर दिया। बाकी जो मेरे इस मामले में मेरे ख्यालात हैं, ये 26वें आईनी बिल पे और इस मामले में जो हमारा पार्टी जो पोजीशन ले रही है उसके मैंने उस मामलात में अपने व्यूज और अपने ख्यालात का इजहार किया है पार्टी लीडरशिप के साथ, और वो मैं आपके साथ नहीं कर सकता जी। पर मैंने बिल्कुल किया है, मेरी अपनी एक पोजीशन है और मैं यहाँ समझता हूँ कि बाकी बातों के अलावा मैं कोई और बात नहीं करना चाह रहा हूँ कि क्या क्या मेरी पोजीशन है। सिर्फ एक चीज मैं बताने को तैयार हूँ कि मेरा ये मौकफ हर एक से है जी। ये मेरा मौकफ प्राइम मिनिस्टर से भी है, ये मेरा मौकफ
सदर साहब से भी है, ये मेरा मौक़िफ़ लॉ मिनिस्टर से भी है, स्पीकर से भी है, और चेयरमैन सेनेट से भी है, सबसे, सब MNA सब MPA से है कि इस पे जो भी फैसला हो उस पे पूरी सेर हासिल बहस हो। सेर हासिल बहस ना हुई तो ये बिल्कुल पुख्ता नहीं होगा। ये आज का 26वां आईनी बिल ये लास्ट नहीं करेगा जब तक इस पे पूरी और पूरी बहस होने की जरूरत है, क्योंकि इसमें कुछ लोच हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो वो मैं वजह से अर्ज किया, वो मैं अपनी पार्टी वालों से ही बात कर सकता हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ अनलेस कोई ये रैपिडली एकदम ही चलाना, इसको सारी पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया या अक्सरियती पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया कि आज रात ही इसको चलाना है, आज रात ही इसको, फिर मुझे अमानत ये जो पार्टी की है ये शेयर करनी पड़ेगी कौम से, ताकि मैं कोशिश कर सकूं कि ये उन लोग कौम को मनवा लूं और MNA और सेनेटर्स को मसे मनवा सकूं कि इस पे कम अज कम बहस कम अज कम 6-6 महीने दोनों ईवानों में अलग-अलग होनी चाहिए, और एक नुक्ता, एक जो रवायती बात है, कोई ऐसी गलत बात नहीं है। हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन चल पड़ी है कि एक बहुत अहम आईनी कोई पेशकदमी को भी बस एक दो घंटे की बहस में खत्म करके और उसको कानून पे वोटिंग करा लेते हैं। ये ऐसा कानून नहीं, ये बड़ा जामे कानून है। इससे बिल्कुल फेडरेशन की और पाकिस्तान की और जमहूरियत की और पार्लियामेंट की, सिर्फ फेडरेशन की नहीं, पार्लियामेंट की भी और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की भी, सबकी चूल्हे हिल जानी है, अदलिया की भी। अदलिया में एक आमिर आके बैठ जाएगा। तो इसलिए बातें मैं ये बहुत सी हैं जो मैंने उठाई है अपनी पार्टी में, और बाहर आपसे बात करने का मौका नहीं है। बात वही है कि कोई अक्सरियत की बुनियाद पे रातों रात पास करना चाहे तो फिर शायद मेरे अलार्म बज जाए कि इनको कोई सबको मुश्तरका तौर पे गुजारिश या तजवीज देनी चाहिए, जो कि मेरा फर्ज होगा। अच्छा, आखिरी सवाल एतजाज साहब, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपने अपना मौकिफ जो है पार्टी बुनियाद पे भी पार्टी के सामने रखा है, और तमाम जो इसमें सीनियर लोग हैं, सारी जो ऐवान है वहां पे सारे पार्लियामेंटेरियंस के सामने जो मौकिफ दिया वो भी आपने वाजे कर दिया कि इस पे बहस होनी चाहिए, एक एक नुक्ते पे बहस होनी चाहिए और 6 माह तक होनी चाहिए। अगर वकला तहरीक शुरू होती है इसके मुखालिफ, या इसमें लतीफ खोसा साहब आपको दावत देते हैं या सीनियर वकला दावत देते हैं, तो आप उस वकला तहरीक का हिस्सा बनेंगे या नहीं? मैं एक चीज बता दूं, इस पे अगर वकला तहरीक चली तो बड़ी जोर शार पे चलेगी, और मैं तो तवक्को कर रहा था बहुत अरसे से कि ये चीज वकला कदम रखेंगे इसमें और निकलेंगे, और आज जो निकले हैं ना, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को, जिन्होंने खुद अली जफर को बुला के और रोस्ट्रम पे और उस पे बात ही नहीं की करने दी, ये इस तरह तो नहीं अदालतें चलती। तो ये कोई वकला को कुछ उसमें इंटरवीन करना पड़ा, और उन्होंने किया है, क्योंकि अदालतों में सुनवाई करना तो उनका फर्ज है। अदालत बोलती नहीं, अदालत सुनती है और बोलती अपनी फैसलों और जजमेंट्स के जरिए। तो ये तो बुनियादी असूल था। अब जो मैं समझाऊं कि आज की कार्रवाई में जिस तरह वकला बहुत सारे बता रहे थे कि ये हुआ है, तो वो तो गलत मौकफ था चीफ जस्टिस का, और हर वक्त ही उनका ये रहता है, हर वक्त ये रहता है। मुझे तो थी कि वकला शायद पहले निकल आए, अब भी निकले हैं तो देर आए सही दुरुस्त है, लेकिन इनको ये करना पड़ता ही है, पड़ेगा ही, कि वो चीफ जस्टिस जो काजी फैज ईसा साहब है, इनकी जो उजलत है, इनको सारे मामले को रैप आउट करने की, ये नहीं होना चाहिए। ये मामला
यानी कि 20 अक्टूबर तक इसको फैसला होना या 25 अक्टूबर तक। ये मामला कौम की किस्मत और का मामला है, इसको टाइम देना चाहिए जितना भी। और चेयरमैन बिलावल ने भी कहा है कि चाहे 1 दिन में वो फैसला, चाहे 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में या ज्यादा हो, जब होगा हमारा ये मौकफ होगा, उनका ये है। तो वो टाइम की बात तो जरूर देना चाहिए। ये तो इसके बगैर कोई अच्छी कानून साजी हो ही नहीं सकती, और ये तो आईन साजी है। हाँ। अच्छा, बैरिस्टर साहब, आप शामिल होंगे वकला तहरीक में या फिर पार्टी के साथ खड़े होंगे? नहीं, पार्टी मेरी के साथ इसमें मामला तो ये नहीं है कि वो आप अगर कर रहे हो, बिल्कुल उद्यम मचा रहे हो और तो उसमें मैं शामिल हो जाऊंगा, या आप बिल्कुल गलत चल रहे हो तो उनके साथ में की वजह से मैं शामिल नहीं होऊंगा। मेरा ज़मीर जो इजाजत देगा मुझे, मैं वो करूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर माहिर कानून बैरिस्टर हैं। उन्होंने अपना मौकिफ जो है वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस के लिए और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के लिए, सेनेट चेयरमैन के लिए, स्पीकर कौमी असम्बली के लिए और तमाम उन अहम लोगों के लिए मौकिफ सामने दिया कि इस पे जो है वो बहस होनी चाहिए, एक एक नुक्ते को जेर बहस लाना चाहिए और फिर किसी भी किस्म की कानून साजी होनी चाहिए। अगर इसी तरीके से अगर 20 या 25 अक्टूबर तक इसको क्लोज करने की कोशिश की जाती है तो वो फिर एक अच्छी जो है वो कानूनी तरमीम नहीं हो सकती। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर किसी जगह पे कहीं मुझे नजर आया कि कहीं पे कोई गलत तरीके से या किसी गलत वे में जा रहा है तो मैं अपने जमीर के मुताबिक वहां पे खड़ा होऊंगा, मैं किसी गलत चीज के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ चीजें जो है वो अपने पार्टी के सामने मौकिफ भी रखा है जो मैं अभी वो नहीं बयान कर सकता, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो डेफिनेटली वो चीजें बयान करूंगा। लेकिन एक मौकिफ उनका क्लियरली सामने आया कि ये चीजें जो है इस पे खुल्लम खुला और ज्यादा देर तक बहस होनी चाहिए, 6 माह तक बहस होनी चाहिए, इतनी जल्दी में ये कानूनी तरामीम नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने खुद रोस्टम पर बुलाया और बैरिस्टर अली जफर साहब को और उसमें मुस्तफीन काजमी साहब को, लेकिन उनको सुना नहीं गया। हालांकि आला अदलिया या अदालतें जो हैं वो सुनती हैं और फिर बोलती हैं, सुनने की इजाजत दी जाती है, सुनने के बाद फैसले किए जाते हैं। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे, ब्रेक से पहले जो बात की जा रही थी, बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से कहा गया कि मौके की मुनासबत के अकॉर्डिंग जो है वो फैसला करूंगा। अगर वकला तहरीक शुरू होती है तो वकला को बहुत पहले निकलना चाहिए था, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के और उनके जो वाइस चेयरमैन हैं वो हुकूमत वक्त के साथ जो है वो उनका झुकाव है, इस वजह से उन्होंने देर की है। दूसरा, उन्होंने कहा कि वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को भी सपोर्ट करते हैं, इस वजह से भी वो देर से यहां तक आए हैं। लेकिन उनका यह कहना था कि अगर जो है वो मुस्तकबिल करीब में वकला तहरीक शुरू होती है तो उसके हवाले से देखूंगा, जो बंदा दुरुस्त सामत में होगा मैं उसके अकॉर्डिंग खड़ा हो जाऊंगा, वकला तहरीक के साथ खड़ा होऊंगा या पीपल्स पार्टी के साथ। और उन्होंने अपना मौकिफ पेश किया कि इस पे 6 महीने तक जो है वो बहस होनी चाहिए, अच्छे तरीके से हर नुक्ते को ज़ेरे बहस लाया जाना चाहिए, उसके बाद किसी भी किस्म की यह तरमीम होगी तो बेहतर रहेगा, वरना इसमें इबहाम पैदा होता रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुरम शहजाद विर्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विर्क साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। विर्क साहब, किस तरह से देखते हैं ये मामला 63A का चल रहा है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं रोस्टरम पर बुलाते हैं बैरिस्टर अली जफर साहब को, लेकिन उनको बोलने का उस तरह से मौका फराहम नहीं किया जाता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए, चीफ साहब जो है बहुत देर से इमरान खान साहब और हमारी पार्टी के लीडरान अकाबरीन ये बहुत देर से कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो काजी फायज ईसा साहब हैं वो हमारे केसेस को ना सुने, क्योंकि वो इम्पार्शियल नहीं है, वो जानबदार
चुके हैं और ये रोज़े रोशन की तरह आया बात है, पूरे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है और उसकी स्पीकिंग एविडेंस है जो पिछले दिनों उनके साथ एक वाकया रूदमा हुआ तो पूरे पाकिस्तान की ये दिल की आवाज थी, किस तरह से उसको पब्लिसाइज किया गया, किस तरह से उस बात को, उस मामले को फेम मिली। अच्छा, इसमें 63 एक आर्टिकल है क्या? ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, ये बड़ा वाज़ेह है, इसमें कोई मुबहिम नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ क्लियर है कि पीएम, सीएम और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और मनी बिल और इसके साथ साथ जो होगा अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट आएगी उसमें 2/3 मेजोरिटी के साथ ये मामला होंगे और वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के मुताबिक वो वोट देंगे जो उनके अपने मेंबरान होंगे। अच्छा, अब देखें ये बड़ा क्लियर है, इसमें कोई मुबहिम और अभाम नहीं है। इसकी पहली दफा जब जरूरत आई, उमर अताब बदियाल साहब हमारे चीफ जस्टिस थे, एट दैट टाइम आई वाज लॉ मिनिस्टर पंजाब, तो हमारा ये बड़ा नहीं था, सॉरी, खाली एमपीए थे वहां पे पंजाब में, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली था मैं जी। तो ये हमारा मैटर ये पेश आया जब अभी इसकी गवर्नमेंट थी हमजा शहबाज की जी, हमारा वो उधर मतलब जाके उन्होंने वोट कास्ट किया तो बड़ी क्लियर जजमेंट थी 63A आर्टिकल के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े जबरदस्त मोती परोए थे और उन्होंने बड़ा अच्छा एक फैसला दिया था कि वो डिसक्वालीफाई भी होंगे और उनका वोट भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब देखिए ये क्या चाह रहे हैं, नजर सानी में सबसे पहले मुझे बहुत अफसोस होता है जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे प्रेसिडेंट है शहजाद शौकत साहब, बड़े अफसोस के साथ कि उन्होंने नजर सानी दायर की और उन्होंने किन लोगों ने उनसे दायर करवाई, क्या बात है, इसमें वकला किस तरफ जाके खड़े हो गए कुछ हद तक, लेकिन वो क्या मामला है ये यकीनन अफसल भून साहब ने और उनके जो दोस्त है बाद लोग मतलब और बैठे हुए उन्होंने करवाया होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इसकी नजर सानी चले उनका हक बनता है, उन्होंने दायर की है। अब उसके ऊपर ये चाह रहे हैं कि लोटा कृषि को प्रमोट किया जाए, जो हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला जाए। अब देखिए वो कहते हैं कि आप अपनी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से, पार्टी हेड से आप अपने जमीन की आवाज के ताबे अपने मफादात ले, अपने हल्के के लोगों के साथ आप उनको बेवफाई करें, उनके एतमाद को ठेस पहुंचाएं। अब देखिए एक पार्टी की जानिब से अगर आप वोट लेके आए तो पार्टी के हेड जो कहेगा आपके ऊपर वो चीजें बाउंड है। अच्छा, तो इसमें कल की जो हेयरिंग थी, सुने सर एक अभी बात मुकम्मल हो गई, काजी साहब इतनी उजलत में क्यों है? पहले उन्होंने कहा था साहब को जो है विरेक साहब रिपीट करिएगा, काजी साहब ने कहा था डिस्टॉर्शन की वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पाई जी। खुरम शहजाद विर्क साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी जानिब से यह कहा गया कि जो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये बार बार ये कह चुकी है कि आप जो है हमारे केसेस से अलग हो जाएं, आप जानिबदार हो चुके हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि बहुत अफसोस के साथ जो सदर हैं शहजाद साहब, उनकी जानिब से ये नजरसानी दरख्वास्त दायर की गई, देर हुई इसमें, और उन्होंने कहा कि किन लोगों ने इसमें ये दरख्वास्त दायर करवाई है, उसके बाद ये तमाम मामला जो हैं ये चल पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि लोटा क्रेसी को प्रमोट करने का ये तमाम मामला किया जा रहा है। माजी का उन्होंने हवाला दिया जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब के हवाले से, उन्होंने कहा कि उस वक्त जब वोटिंग हुई तो बड़ा क्लियर फैसला जो है वो अदालत आलिया की जानिब से सामने आया। खुरम शहजाद विर्क साहब मौजूद हैं जी। विर्क साहब जी, तो मैं बात यहाँ पे मुकम्मल कर रहा था। अच्छा, इतनी उजलत में जो ऑनगोइंग चीफ जस्टिस होते हैं वो 3 माह पहले, 2 माह पहले, 1 माह पहले तो वो बिल्कुल वो अपनी तकरीबात उस तरह से कर देते हैं, वो किसी अहम मैटर में बैठते ही नहीं है, अपने आप को इन्वॉल्व ही नहीं करते। ये रीत है आज तक की सुप्रीम कोर्ट की। काजी फैज ईसा साहब का 3 माह पहले नोटिफिकेशन हो गया था, ये क्यों नहीं नोटिफिकेशन किया जा रहा है? मंसूर शाह साहब का जो नेक्स्ट चीफ के मतलब सीनियर 3 जज है, और किस तरह से बेंच को उजलत में बनाया गया, और उनको बेंच बनाने से पहले जो प्रोसीजर था जो अभी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भेजा है उसके ताबे वो इन्होंने बेंच भी तश्कील नहीं दिया, और बेंच में किन लोगों को जूनियर जजेस को बिठा दिया गया, यानी कि किस बात पे कितनी ज्यादा मन मर्जी और क्या ये कर रहे हैं। ये बंदे को हर एक बच्चे को बल्कि पता है पाकिस्तानी को कि इनके मकासद क्या है।
सिर्फ एक अल्टीमेट अपनी एक्सटेंशन की खातिर और ये प्रेशर डालने के लिए और लोगों के जमीर खरीदने के लिए और अपनी पार्टियों से बेवफाई करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो बिल्कुल तहरीक इंसाफ और जो बिल्कुल वुकला है, तमाम वुकला तकरीबन एक साइड पे खड़े हैं, तमाम वुकला, ये चंद वुकला जिन्होंने ये किया है तो वो आज किधर खड़े हुए हैं, किनके पास बैठे हुए हैं, किनकी शीरबाद पे वो मतलब चल रहे हैं। तो ये बड़ी, मैं समझता हूँ, पाकिस्तान के लिए और पार्लियामेंट के लिए भी बड़े अफसोस की बात है और बड़े अजीब व गरीब ये मामला की बात है। और मैं नहीं समझता कि चीफ साहब को इस केस को सुनना चाहिए। इसमें उनको चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने यहाँ पे सवाल भी किया। उन्होंने कहा कि क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी बेस पर बेंच बनते रहे, आपने बार की जानिब से कभी शिफाफियत की कोशिश क्यों ना की? तब बैरिस्टर अली जफर साहब को मुखातिब करते हुए कहा, सर देखें, बात यह कि पहले तो चीफ साहब के पास इख्तियार था, किसी को भी बेंच बना सकते थे, वो उनके पास इख्तियार था। अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर बिल्कुल वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस साहब और जो सीनियर 3 जजेस होंगे वो बैठ के बेंच बनाएंगे। पहले तो चीजें ये और थी, पहले तो मामला ये नहीं था जो उन्होंने अभी बात की है। असल में चीफ साहब जो है ना, मैं नहीं समझता कि पता नहीं वो किस तरह की बातें करते हैं और किस तरह के वो इन्फ्रेंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, किस तरह की वो लॉजिक पेश करते हैं। मैं कासर हूँ, मैं नहीं बल्कि हर कानूनदान उसको लेने से कासर है। वो सर को पकड़ के बैठते हैं जब वो सुनते हैं कि ये किधर से बात जा रही है और किस तरह के लोग हमारे अदारों के सरबराहान बैठे हुए हैं। हमें ये समझ नहीं आती। तब सूरत यकसर और थी और अभी यकसर बिल्कुल मुख्तलिफ है। अभी तो इन्होंने ये पाबंद है, काजी साहब खुद उसकी बाउंड है, ये खुद कानून के ताबे फैसला नहीं कर रहे। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसमें बिल्कुल वाज़ेह है, कोई बहाम ही नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब बैठेंगे, साथ 2 सीनियर 3 जजेस बैठेंगे। सीनियर 3 जजेस में एक मंसूर शाह साहब है, उनके नीचे एक और है, उनको लेके वो बना के बेंच तश्कील देते। इन्होंने मंसूर शाह साहब को क्यों नहीं बिठाया? ये सादी सी बात है, जो 2 जमा 2, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है। और अगर बेंच भी बनाया तो उसमें जो हमारे जज साहबान मुनीब अख्तर साहब थे, उन्होंने अपना, इसीलिए उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ, मैंने रिफ्यूज नहीं किया, मैं इसलिए बेंच में नहीं बैठा क्योंकि ये बेंच प्रॉपर तौर पे तरतीब नहीं दिया गया, प्रॉपर तौर पे इसको आर्किटेक्ट नहीं किया गया, ये कानूनी तौर पर बनाया नहीं गया। तो इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। और सारा दिन हम ये बात सुनते हैं, ऊपर भी वैसे भी इतनी सादी सी बात है। और आपको पता है कि जब कोई असल में नियत की बात होती है कि आपकी मेलाफाइड इंटेंशंस है या बोनाफाइड इंटेंशंस है। समटाइम्स आपके कुछ अमल इस तरह के होते हैं कि जो शायद आपने तब अखलाकियात के मामला के दायरे में उस वक्त के नहीं आ रहे होते, लेकिन उसमें आपकी नीयत जो है वो उस तरह से बद नहीं होती, आपकी नीयत उसमें ठीक होती है। तो इसमें तो ये इनकी नीयतें ही बड़ी बुरी हैं, नीयत ही बद है। ये किसी को फायदा देने के लिए, क्या करने के लिए, आगे नेक्स्ट जजेस चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, आगे जजेस आएंगे, उनके पास मामला मैटर आएगा, सुकून से इनको सुने। बिल्कुल सैयद वाज साहब ने कहा कि इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, पार्लियामेंट में भी आए तो पार्लियामेंट में आके 2/3 अक्सरियत के साथ बड़ी ज्यादा गवर्नमेंट ऐसी गई है कि जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, लेकिन उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी। क्यों? अब दूसरी साइड पे जब ऑपोजिशन के साथ आप बैठते हैं तो वो चीजों के साथ मुत्तफिक होते हैं, वसी तर कौमी मुफाद के अंदर चीजें आती हैं कौम के अंदर, तो वो उनके ऊपर उधर सपोर्ट करते हैं, 2/3 आ जाती है। इंडिया की हालिया मिसाल है, इतनी ज्यादा वहां पे अमेंडमेंट्स आई हैं, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स हुई हैं, लेकिन वहां वाज़ेह अक्सरियत नहीं थी और 2/3 अक्सरियत नहीं थी तो ये नहीं समझ आती, ये गवर्नमेंट के कोई पाँव ही नहीं है, ये खुद 47 की पैदावार है, ये खुद बैठे हुए गासिब हैं। अच्छा वैसे साहब टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर ये तरमीम हो जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वुकला तहरीक जो है उसका क्या सिनेरियो होगा, क्या स्टेटस होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या रिएक्ट करेगी? तहरीक इंसाफ की पहले भी तहरीक चल रही है। आज फैसलाबाद में दिन भर में बड़ा कमाल किया, तस्लीम पेश करता हूँ फैसलाबाद की आवाम को, मियां वाली की आवाम को, और मेरे बुकरा हाजिर हुए थे वहां पे, उन्होंने बड़ा सख्त एहतजाज किया और जिंदगी में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने को ताला लगाया। और देखिए वहां पे उन्होंने पुतले जलाए हैं और उन्होंने भरपूर
ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुरम शहजाद वेग साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब मौजूद थे। तमाम तर मौक़िफ़ सामने आया, इस पे बहस होनी चाहिए और अच्छे तरीके से तमाम नकात को जो है वो ज़ेर बहस लाना चाहिए। तमाम पार्लियामेंट्स में ये बहस होनी चाहिए, उसके बाद ये तरमीम होनी चाहिए। ये मामला थे। नाज़रीन, देखते हैं आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल होती है, क्या बनती है। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।